Oh, no, 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 no. तो राम मेरे प्यारे भाई की हालचाल मजामा एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपको वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और इस समय सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो उस रिकॉर्डिंग को आप लोग जरूर सुनिएगा। मैंने वीडियो में आगे पूरा लगाया है, उसे बिना सुने स्किप मत कीजिएगा। ये गलत बात है भाई, मामा जी को घर पर भी जाकर जवाब देना पड़ता है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन हो सकता है। अब भला मैं कांग्रेस के इस प्यार को क्या नाम दूं? भारत में 30 करोड़ मुसलमान हैं, पर मजाल है कि 1 करोड़ जाकर ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ सके। बस इंडिया में बैठ के, भारत में बैठ के तन से जुदा मन से जुदा करते रहते हैं। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सूरज भला पूरब की जगह पश्चिम से कैसे उगा है? फिलहाल जो भी हो पॉइंट वैलिड है। राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया था तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू काना मुसलमान है कि हिंदू है। अरे गंवार, तू थी वहाँ पे जिस सदी में राधा कृष्ण जी थे ना, सदी में मुस्लिम वर्ड जो है ना वो इजाद भी नहीं हुआ था। अरे राधा कृष्ण तेरे क्या बोल अंकल लग रहे हैं क्या? यही होता है जब तुम अपनी हिस्ट्री नहीं जानते हो ना, जब तुम अपनी रूट से नहीं जुड़े होते, तो यही सब तुम बकवास इधर उधर बकते हो। मैडम आप थोड़ा सांस लें, पानी पिए। ये मुंह जो ऐसा बना हुआ है इसको थोड़ा रेस्ट दें आप। मुझे लग रहा है स्ट्रेस में हो आप ज्यादा। स्ट्रेस के चक्कर में आपकी पॉटी निकल चुकी है और आप कुछ भी बकवास कर रहे हो। दीदी ने तो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही सेम टू सेम एक्टिंग कर दी। मनीष टीवी खोलो जल्दी। अरे अरविंद जी क्या हो गया? लगता है आज मेरे काले कारनामों की असली पोल लाइव टेलीकास्ट हो रही है। ये बीजेपी वालों को हमारे नए शीश महल का पूरा ब्लूप्रिंट कैसे मिल गया? पता नहीं, ये तो सिर्फ मैं, आप और सुनीता भाभी के सीक्रेट फोल्डर में थी। देखो परवेश वर्मा मेरे कारनामे ऐसे गिना रहा है जैसे नेटफ्लिक्स पे धुरंधर पार्ट 3 रिलीज हो गया हो। अब जनता से मिलने जाएंगे तो जनता हमें हमारे द्वारा बांटे गए उसी झाड़ू से मारेगी। मैंने सुनीता को कहा था कि महंगे झरने, स्विमिंग पूल, जकूजी और सोना बाथ मत बनवाओ, मगर उसकी जद्दे ने हमारा भांडा फोड़ दिया। तुम मीडिया के सामने जाकर फूट फूट के रोने लगो, सबको लगेगा ये झूठी खबर है। फिर किसी ना किसी ने तो केजरीवाल की ये फाइल्स लीक की हैं, कहीं वो मनीष सिसोदिया ही तो नहीं। खैर अब आइए आपको इजराइल की एक वीडियो दिखाते हैं, जहाँ इजराइल की एक लड़की जो कि कंटेंट क्रिएटर है, वहाँ इंडियन पत्रकार को देखती है। तब देखिए वो उससे क्या कहती है। Which canal for? TV9. TV9? Yeah. Indian. Indian. Okay, Lama. Indian people write my Instagram not good comment. Fuck Israel, Lama. Indian people don't like Israel, Lama. No. There are some Muslim people. Maybe I don't know. Most of the Indian people like Israel. No, you like Israel. Lama, my Instagram a lot of comment. I give you. Lama. So you are influencer, social media influencer. Can. एक इजरायली लड़की इजराइल में इंडियन पत्रकार को वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए देखती है। तब वो उसे रोककर पूछती है कि क्या आप इंडिया से? पत्रकार कहता है हाँ मैं इंडिया से हूँ। तब वो कहती है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत से लोग मुझे भारत से गालियां देते हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं इजरायली हूँ। तो पत्रकार महोदय ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है, कहा है कि हो सकता है कि वो मुस्लिम हो, बाकी भारतीय लोग इजराइल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी का जो इजरायली नागरिक है उन्हें भी ये बात समझने की जरूरत है कि हमारे देश में एक ऐसी कौम रहती है जो सिर्फ कौम के समर्थन में खड़ी होती है, ना कि अपने देश के। थिन लाइन होती है प्रोपेगेंडा में और सिनेमा में। लाइक धुरंधर मुझे बड़ी पसंद आई। उसमें बड़ा ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले है, वो सिनेमा है एक्चुअली। तो आई लाइक धुरंधर वेरी मच। तो आप उसे नहीं कह सकते कि वो इट इज़ अ प्रोपेगेंडा फिल्म, वो फिल्म है। जो भी फिल्मों के जानकार हैं वो धुरंधर मूवी की भर भर के प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान प्रेमी है उन्हें दर्द हो रहा है। खैर आइए, भारत की एक मुस्लिम लड़की ने धुरंधर मूवी का रिव्यू किया है, वो देखने गई थी, तो उसे भी सुन लेते हैं। मैं आई थी अपनी फैमिली के साथ धुरंधर 2 देखने। लाइफ में पहली बार कोई मूवी मुझे नहीं पसंद आई, मुझे ज़रा नहीं पसंद आई। रीज़न कि भैया हमने बिगाड़ा क्या है आप लोगों का?
अदर कास्ट को छोड़ के हर टाइम मुसलमान को ही क्यों बुरा बनाते हो, मुसलमान को ही क्यों विलन बनाते हो। आपका हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का जो भी लफड़ा है आप लोग अपना देखो आपस में, बार बार मुसलमान को ही क्यों पकड़ते भैया। हर टाइम मुसलमान को ही लेकर घसीट कर उनको विलन बना दिया जाता है, उनको बुरा बना दिया जाता है। ये मूवी ज़रा नहीं पसंद है और ये मूवी ना जितना हो सके ना इसको बाइकआउट ही कर दो, सिंपल सी चीज़ बाइकआउट कर दो। लो भाई, अब तक इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोला जा रहा था, लेकिन अब इस फिल्म को मुस्लिम विरोधी भी बोला जाने लगा। और रही बात मोहतरमा कि मुस्लिम को ही क्यों पकड़ लेते, तो नाजी ना मुस्लिम को नहीं पकड़ा, पाकिस्तान को पकड़ा है। लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान में सारे के सारे मुस्लिम ही रहते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लगा कि मुसलमानों को पकड़ रखा है। और बाकी पकड़ा भी है तो पाकिस्तान के मुसलमानों को पकड़ा है, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है। बाकी का मैं तो यही सोचकर हंस रहा हूँ कि इस बेचारी ने नफरत की निगाहों से 4 घंटे अपने थिएटर हॉल में बैठकर कैसे बिताए होंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। उसके बाद हम ये ब्राह्मण को भी टारगेट कर सकते हैं। देखो भाई, ब्राह्मणों, हाँ ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी बात ये तुमने बोल दी। सबसे उम्दा ब्राह्मणों को टारगेट तो सबसे पहले करना है, ब्राह्मणों को टारगेट। जी जी, इसीलिए कुछ टर्मिनोलॉजीज भी है ना, जैसे कि ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ये सब भी बहुत ज्यादा फेमस करना पड़ेगा। हाँ। ब्राह्मणवाद से ही लड़ाई का मुद्दा है, जिसकी वजह से हमारे मुजाहिद भाई उमर खालिद सैफी और क्या नाम है उसका, उस्मानी, ये हमारे दीन के मुजाहिद हैं। ये हमें काफिरों के साथ डिवाइड एंड रूल करना होगा। जी 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 जनाब, बहुत से हिंदू हाथ में कड़ा भी पहनते हैं, तो उसका भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम मोमिनों पे, तो वो भी बंद हो जाना चाहिए। जी बेशक जनाब, एकदम दुरुस्त फरमाया आपने ना। जो ये ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, उसका इस्तेमाल भी वो हमें फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बेशक बहुत प्रोफेसर भाई ये लास्ट में क्या था कि जनेऊ का इस्तेमाल काफिर हमें फांसी पर चढ़ाने के लिए करेंगे, और एक नमूना इस पर बोलता है बेशक। फिलहाल आप लोग समझिए कि ये लोग कितनी समझदारी से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को टारगेट करना है, कैसे ब्राह्मणों को टारगेट करना है, कैसे हिंदुओं के कड़े उतरवाने, उससे भी मोमिनों पर हमला किया जा सकता है। और ये कोई मौलाना मौलवी मुफ्ती नहीं, आम मुस्लिम है जो हमारे बीच में रह के पल रहे हैं। कोई आपका दोस्त होगा, कोई आपका पड़ोसी होगा, लेकिन इनके दिमाग में यही गंदगी भरी हुई है। बस ये लोग एक सही मौके की तलाश में है। बाकी का आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिएगा। यदि आप शेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक या हाथ से कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी इस वीडियो की रीच बराबर बनी रहे। बाकी का आइए अब आपको एक ऐसे ही अब्दुल से भी मिलवाते हैं। खुदा कसम हम इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ये है। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री ये बनेगा, वो दिन खुदा कसम इंशाअल्लाह सारे मंदिरों को तोड़ के हम मस्जिद बनाएंगे। और वो इफ्तारी नदी की बात कर रहे हो, गंगा नदी में हम इफ्तारी अयोध्या के राम मंदिर में करेंगे, वो भी गोमांस खाकर, समझे भाई। ये कोई मानसिक रोग ही नहीं है, इनकी मानसिकता ही यही है। बस ये अभी सही परिस्थितियां आने का वेट कर रहे हैं, कैसे धीरे धीरे इनकी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, कैसे सत्ता से मोदी व योगी हट सकें। तो कुल मिलाकर ये इनका भाईचारा है, जहां पर हिंदू सिर्फ और सिर्फ चाह रहा है। आप कोई भी सेकुलर से सेकुलर अब्दुल उठाकर देख लीजिए, उसकी अंदरूनी सोच यही होगी। इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। एंड पता है, उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan, which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग, एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। वैसे तो हर रिलीजन में प्रेयर की एक खासियत होती है। ये मोहतरमा शार्क टैंक में आती है, खैर मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन ये सेकुलरिज्म का कीड़ा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही काटता है। और हकीकत ये है कि ये लोग वास्तविकता से बहुत दूर है, इन्हें जो जमीनी हालात हैं वो नहीं पता है, इसीलिए बैठकर ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं।
क्या खिलौना देने से हिंदू बच्चे रेडिकलाइज्ड हो जाएंगे? यहाँ एक छोटी बच्ची योगी आदित्यनाथ जी से मिलती है, उन्हें एक बुलडोजर खिलौने के तौर पर गिफ्ट करती है और योगी आदित्यनाथ उस बच्ची को उसी स्नेह में कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो और इस खिलौने से खेलो। ले जाना इसको, पढ़ाई का मामला। अब ये नॉर्मल सा कृत्य अरफा जी को रेडिकलाइजेशन लगने लगा। उन्होंने ट्वीट करके अपनी पीड़ा का बखान किया कि देखो हिंदू बच्चों को किस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है। सच में इतना लो बार हो गया है कि एक बच्ची का इनोसेंट जेस्चर भी अब आपको रेडिकलाइजेशन लगने लग गया। मुहर्रम पर बच्चे खुद को हंटर मारते हैं, खुद को दर्द देते हैं, ईद पर कुर्बानी सिखाई जाती है, वो नफरत नहीं है, लेकिन एक खिलौना देना नफरत हो गया। तो फिर जब असली रेडिकलाइजेशन की खबरें आती हैं, जहां पढ़े लिखे लोग एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क में शामिल होते हैं, डॉक्टर्स तक टेररिज्म केसेस में पकड़े जा रहे हैं, बच्चे खुद को स्लीपर सेल बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, नफरत उनके माथे पर चस्पा की जा रही है, और जहां एक सर्टेन कम्युनिटी के बच्चे ओपनली भारत के प्रधानमंत्री को मारने का ख्वाब देखते हैं, ये रेडिकलाइजेशन आपको नहीं दिखता? मोदी अभी मरते नहीं, अभी ही मर जाए मोदी लो। तब ये चिंता, ये दर्द, ये हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कहाँ चला जाता है अरफा जी? तब ये साइलेंस क्यों? और ये सब छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले बरेली से एक वीडियो सामने आया जहां कुछ बच्चे, वही नॉन रेडिकलाइज समुदाय के बच्चे, महात्मा गांधी के मूर्ति के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। उस वक्त आपकी आवाज क्यों नहीं आई? आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? खुद को पत्रकार बताती है ना आप, तब आपको डेंजर महसूस नहीं हुआ उस वीडियो को देख करके? अब अरफा जी आप ये समझिए कि लोगों ने आपके पैटर्न को भांप लिया है। आपको प्रॉब्लम रेडिकलाइजेशन से नहीं है, प्रॉब्लम सेलेक्टिव आउटरीच से है, क्योंकि आप एक हार्मलेस एक्ट को खतरा बता देती हैं और दूसरी तरफ सीरियस केसेस पर चुप्पी साध लेती हैं। इसलिए आपके ट्वीट पर ही लोगों ने बखूबी जवाब दिया हुआ है। अगर आपको सच में बच्चों की चिंता है तो हर तरह के एक्सट्रीमिस्ट पर बोलिए, ना कि सिर्फ वहां पर जहां पर आपकी आइडियोलॉजी सूट करती है, क्योंकि यही डबल स्टैंडर्ड सबसे खतरनाक है। सोसाइटी को डिवाइड करता है, प्रोटेक्ट नहीं। जिहादिन बच्चों को भी नहीं बख्शेगी, लेकिन जब इनके बच्चे मोदी की मौत की कामनाएं करते हैं तब ये अपने होंठ फेविक्विक से सिल लेती हैं, वो इन्हें नजर नहीं आता है। 2014 से पहले पेट्रोल 70 रुपए मिलता था, आज 105 रुपए। वैसे तो दिल्ली में आज पेट्रोल का प्राइस 105 रुपए नहीं बल्कि 95 रुपीज है, लेकिन अगर दीदी के डेटा के हिसाब से भी जाया जाए तो 70 रुपए से लेकर 105 रुपए का इंक्रीज लगभग 50% का है। 95 रुपीज के हिसाब से ये आंकड़ा 35% पे रह जाता है। अब इसको कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस के जमाने में यानी 2004 से लेकर 2014 के बीच में कितने परसेंट से पेट्रोल का प्राइस बढ़ा था। उसके बाद जवाब जनता अपने आप देगी। 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तब पेट्रोल का प्राइस 35 रुपए हुआ करता था। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तब पेट्रोल का प्राइस 70 रुपए छोड़ के गई। यानी यूपीए की सरकार के दौरान पेट्रोल का प्राइस 100% से इंक्रीज हुआ और एनडीए की सरकार के दौरान सिर्फ 35% से। 800 रुपए का गैस सिलेंडर 1050 रुपए का हो चुका है। इतना झूठ बोलती हैं ये दीदी। 2014 की यूपीए सरकार की न्यूज रिपोर्ट ऐड कर रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एलपीजी सिलेंडर 1240 रुपए का था। आज वही 1240 का सिलेंडर घटकर 850 रुपीज का हो चुका है, यानी 31.5% का डिक्रीज है। 65,000 की आने वाली एक्टिवा स्कूटी अब 95,000 की आ रही है। इतना बेसलेस आर्गुमेंट नहीं है। अब एक नॉन सरकारी कंपनी के प्राइसेस के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कल को दीदी बोलेंगे कि मैं मेकअप नहीं खरीद पा रही, मेकअप महंगा हो गया, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है क्या? कमेंट्स में बताओ कि गधा एक्चुअली है कौन? खुद प्राइम मिनिस्टर है या खुद ध्रुव राठी है या गधे हम लोग हैं? गधा ना तो ध्रुव राठी है, ना प्राइम मिनिस्टर और ना ही इस देश की जनता। गधी सिर्फ आप है जो झूठ फैलाकर दूसरों को गधा समझती है, लेकिन जनता आपको गधा जरूर साबित करेगी इस वीडियो को शेयर करके। जय हिंद। तो यदि आप भी इसे गधी साबित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व लाइक भी कर सकते हैं। क्या हेडलाइन क्या थी अगले दिन? पाकिस्तान इज अ दलाल नेशन। ये हेडलाइन बनी जयशंकर के कमेंट के ऊपर, वो भी सूत्रों के जरिए। क्या ये सही वर्ड यूज हुआ? ये इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जयशंकर जी एक तरह से हमारे नए धुरंधर बनना चाहते हैं शायद, और पब्लिक को भी ये वर्ड्स पसंद है आजकल की तारीख में। लो भाई, पाकिस्तान को दलाल कहने पर इसे दर्द होने लगा। भाई पाकिस्तान को दलाल बोला है, तुझे दलाल नहीं बोला है। तुम्हारी कंट्री तुम्हारे लोग हमारे लोगों को मारे और हम तुम्हारे से मेहमानदारी करें। यहाँ इनको बॉर्डर पार फेंकना चाहिए, चाहे कितने भी लोग हों। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये आतंकवाद शुरू कहाँ से हुआ है? आतंकवाद भारत देश के अंदर आतंकवाद शुरू कराने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी बस देखिएगा। चलिए बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बिजली, राशन, पानी, इन सबको रखते हैं साइड में। इन सब चीज के लिए सबसे पहले देश को ताकत में होना जरूरी है, और देश की ताकत देश की सेना होती है। अगर आपकी सेना मजबूत है तो आपका देश सुरक्षित है, और अगर आपका देश सुरक्षित है तो
तो आपकी जनता सुरक्षित है। सो आई एम नॉट गोना टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। सो मुझे नहीं पता कि 2014 से पहले किसकी गवर्नमेंट थी, मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता प्री 2014 इंडियन एंड पाकिस्तान बॉर्डर पे भारत की ओर से 2014 से पहले बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ फायर करने के लिए वेट करना पड़ता था। हायर कमान का एम्यूनेशन का हिसाब देना पड़ता था। फायर किसने किया, बहुत लंबी चौड़ी कहानी चलती थी, किस बात पे हुई, क्या हुआ, एक आम सैनिक डर जाता था। बट 2014 के बाद ऑर्डर्स, जो एक पोस्ट में नॉर्मल सैनिक होता है जो फायर की ट्रिगर दबाता है, उसके पॉकेट में था और आज तक है उसके पॉकेट में। उसे सोचना ही नहीं पड़ता है कि अगर मैं फायर कर दूं वहां पर तो मुझे बड़े आला अधिकारी को जवाब देना होगा। तो सोचो 2014 से पहले हम कितने मजबूर थे, हमारी आर्मी, और 2014 के बाद कितना मनोबल बढ़ा है। तो अगर आपके आर्मी की हौसले बड़े हो ना तो आपके देश का हौसला बढ़ता है, और जब देश का हौसला बढ़ता है ना तो देश की जनता का हौसला बढ़ता है।